काम अब कोई ना आएगा बस एक दिल के सिवा, रास्ते बंद हैं सब कूचे कातिल के सिवा। अली सरदार जाफरी उर्दू की एक अहद साज शख्सियत का नाम है। कुछ अदीब या शायर ऐसे होते हैं जो एक जुबान में लिखते हैं और उस जुबान के अच्छे या बेहतर अदीब माने जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एक जुबान के होते हुए भी कई जुबानों की सरहदों को पार कर जाते हैं। अली सरदार जाफरी एक ऐसा नाम है जिनकी दानिश्वरी ने, जिनकी शायरी ने उनके अदब को हमारे मुल्क का सरमाया बनाया है। सरदार जाफरी की शख्सियत के कई रंग हैं, उनकी पहचान किसी एक पैमाने से मुमकिन नहीं है। वो बैक वक्त एक्टिविस्ट भी रहे हैं, दानिश्वर भी हैं। उन्होंने अपना अदबी सफर कहानियों से शुरू किया था। उनकी शायरी के कई असालीब हैं, उन्होंने तनकीद भी लिखी है, वो अच्छे नसर निगार भी हैं। ये तमाम शख्सियतें एक शख्सियत में मिलकर हमारे उर्दू के लिए बाइस फख्र है और हम सरदार जाफरी को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ये ज्ञानपीठ का जो इनाम है ये बड़ा एजाज है हमारे मुल्क का। और ये रघुपति साहिब फिराक और कुर्रतुल हैदर के बाद सरदार जाफरी को मिला है। ये सरदार जाफरी के लिए हमारे उर्दू जो उनके वास्ते हमें मिला है, यह हमारे उर्दू के लिए बहुत एजाज है। और ये भी इससे सादिक होता है कि उर्दू एक अहम हिंदुस्तानी जुबान है। सरदार जाफरी साहब हमारे सामने हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। और ये चाहूँगा कि सरदार जाफरी साहब आपके हम असरों में मुझे पिछले दिनों नदीम कासमी मिले थे। उन्होंने कहा था कि मैं उनके एक आध साल के साथ उनका हम असर हूँ। तो आपकी शायरी की तरह से आपकी तवील उम्री का राज क्या है? ये राज तो न मुझे मालूम है न किसी और को मालूम। तवील उम्री और शायरी दोनों चल रही है, जब तक चलती हैं, जब तक चले। उनका शेर है आतिश का, और उसको का एक मिसरा लेके मैंने अपना शेर बना लिया, मतलब गजल का, कि कभी खंदा कभी गिरियां कभी रक्सा चलिए, दूर तक साथ तेरे उम्र गुरेजा चलिए। वाह। तो हम उम्र गुरेजा के साथ साथ चल रहे हैं। जावेद साहब, आपने अपना अदबी सफर, जैसा कि आपने तहरीर फरमाया है, कहानियों से शुरू किया था, फिर कहानियों से शायरी, शायरी से तनकीद, इसने एक लंबा सफर आपने तय किया। हाँ, ये सही नहीं है। कहानियों से मैंने नहीं शुरू किया। असल में हर लिखने वाला शुरू में, और कुछ लोग हैं जो बाद में भी, कई असनाफ में लिखते रहते हैं। आपने अभी नाम लिया कासमी का, तो वो शायरी भी करते हैं, अफसाना निगारी भी करते हैं। अच्छा, मैंने शायरी पहले शुरू की, अफसाना निगारी बाद में शुरू की। लेकिन अफसाने की किताब पहले छपी, शायरी की किताब बाद में छपी। उसके बाद अफसाना निगारी मैंने छोड़ दी और मैं रिपोर्टाज लिखने लगा। उसमें मुझे ज़्यादा लुत्फ आता है, और उसके बेहतरीन नमूने मेरी किताब लखनऊ की 5 रातें में मौजूद हैं, जिसमें ज़ाती तासुरात भी हैं, रिपोर्टाज भी हैं। लेकिन उसके बाद शायरी ने मुझ पर कब्ज़ा कर लिया, और अब मेरी पहचान शायरी से ज़्यादा है और अफसाना निगारी से कम है। अफसाना निगारी का नाम लोग ले लेते हैं। जावेद साहब, आपकी शायरी में बैक वक्त जितनी किताबें हैं, उनमें आपके शायरी के जो असालीब हैं वो बदलते रहे हैं। मसलन एक लहजा जो काफ़ी मकबूल था एक ज़माने में, कि मैं लिख रहा हूँ तुम्हारी आंखें सफ़ेद कागज़ पे अपनी पलकों से चल रही हैं। फिर आपका एक ख्वाब और में जो लहजा आया, उसके बारे में लोगों ने कहा कि ये फ़ारसी आमेदियत जो आई है वो दूसरों के असरात के साथ आई है। फिर आपने पैराहाने शरर आई आपकी, उसमें आपका भी लहजा कहीं कहीं बदला हुआ है। तो ये बदलते हुए लहजों, क्योंकि अभी तक हमारी तनकीद ने इनफरादियत की पहचान किसी मखसूस लहजे से की है लोगों की। कोई शायर ऐसा नहीं है
कि जिसके पास 4-5 लहजे न हो, और जिस किसी शायर के पास सिर्फ एक लहजा होता है मैं उसका शुमार बड़े शायरों में नहीं करूंगा, अच्छे शायरों में तो कर लूंगा। मिसाल के तौर पे मैं उर्दू के सबसे बड़े शायर का नाम ले लूं, गालिब। गालिब के पास 5 या 6 या 7 लहजे हैं। गालिब ने दाग के रंग में शेर कहे हैं, गालिब ने बेदिल के रंग में शेर कहे हैं, गालिब ने साहिब के रंग में शेर कहे हैं, गालिब ने नज़ीरी के रंग में शेर कहे हैं, गालिब ने नासख के रंग में शेर कहे हैं। लेकिन उसके बाद भी गालिब की एक अपनी पहचान है, और वो पहचान उन तमाम लहजों के दरमियान से गुजरते हुए आती है। मेरी पहचान जो है वो मेरे इमेजेस हैं, जो कि बहुत मुख्तलिफ हैं दूसरे इमेजेस से। फारसी आमेजी की शिकायत जो है ना वो बेजा है, इसलिए कि जब फैज कहते हैं हबीब अंबर दस्त तो आप शिकायत नहीं करते, जब मैं ये कहता हूं पैगंबर मसीहा दस्त तो आप कहते हैं कि आप फारसी आमेज हो गए। अब आप देखिए इन दोनों के मिजाजों में फर्क। वो एक ग़िनाई शायर का बड़ा खूबसूरत मिजाज है, हबीब अंबर दस्त। इसके मानी हुए वो दोस्त जिसके हाथों में अंबर की खुशबू है, फूलों की खुशबू है। वो एक रोमांटिक शायर का। मेरी नज़म पैगंबर मसीहा दस्त हजरत ईसा की जिंदगी है, जिसको कि मैंने सिंबल बनाया है आज के अहद की जद्दोजहद का। और उनके हाथ मसीहाई करते थे कि जिसके सर पर बुलंद हो जाते थे उसका कोर दूर हो जाती थी, बीनाई वापस आ जाती थी, जो बिब्लिकल वर्जन है। उस वर्जन को मैंने सिंबल बनाया कि सुना है आएगा पैगंबर मसीहा दस्त, कदीम अहद की सूरत लाए ज़माने में। ये मेरा लहजा है, मेरा मिजाज है और मेरी बनाई हुई इमेजरी है। फिर इमेजरी के इस्तेमाल को जिस तरीके से शायर करते हैं वो हर एक का बदल जाता है। तो दरअसल मेरी शायरी में ये जो मुख्तलिफ लहजे आए हैं ये मुख्तलिफ हालात की वजह से आए हैं। इनका ताल्लुक मौज़ूआत से भी हो सकता है। हालात और मौज़ूआत जो हैं उनके एतबार से मेरे लहजे बदलते हैं। यानी मैं नई दुनिया को सलाम जी, जो मेरी बेहद अहम किताब है और अब उसको 50 साल हो गए। सन 45 में मैंने लिखना शुरू की थी, 48 में छपी थी। उसमें एक बहर है जिसको मैंने 3 जगह इस्तेमाल किया है। मसला ये कि ये आदमी की गुजरगाह शाहराह हयात, हजारों साल का बारे गराम उठाए हुए जी। इधर से गुजरे हैं चंगेज और नाजिर और तैमूर, लहू में भीगी हुई मशलें जलाए हुए। गुलामों और कनीजों के कारवां आए, खुद अपने खून में डूबे हुए नहाए हुए। शिकस्ता दोष पे दीवार चीन को ला दे, शिकस्ता दोष पे दीवार चीन को ला दे, सरों पे मिस्र के एहराम को उठाए हुए। ये जो इमेजरी है जो पूरी तारीख को बयान कर रही है, ये इस बहर में मैंने इस्तेमाल की। और इसी बहर में दरमियान में आता है कि खड़ी हुई है सियाह रात सर उठाए हुए। ये इब्तिदाई है। फिर बीच में है कि जमीन पे रात की पलकों की छांव पड़ती है, अंधेरा सख्त खामोशी का बार उठाए हुए। निकल रहा है कोई वक्त के तलातुम से, जबी पे कौसे खुदा की कमां झुकाए हुए। तो तीनों जगह बहर में लहजा बदल जाता है। फिर इसके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट्स हैं, बयानियां, उनमें मैंने एक दूसरी अलग बहर का इस्तेमाल किया है। तो ये लहजा जो है ये मौजूआत के एतबार से, जज्बात के एतबार से, हालात के एतबार से बदलता है। जावेद साहब, अक्सर ये सोचा जाता है कि हर इंसान के मुआशरे की पहली इकाई उसका घर होता है। आपको विरसे में हजरत इमाम हुसैन और साथ में यजीद मिले। इन दोनों के टकराव, अको बातिल का टकराव आपके विरसे में मिला, और ये उस फॉर्मेटिव एज में मिला जब आदमी बन रहा होता है। बाद में ऐसा महसूस हुआ कि आपकी शायरी में आपकी बगावत के बावजूद
हजरत हुसैन और यजीद, इस्तेहसाल करने वाले और इस्तेहसाल होने वाले नाम बदलकर बार बार आए हैं। आप इससे कहाँ तक मुत्तफिक? मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। करबला का इस्तिआरा मेरी शायरी का बहुत अहम इस्तिआरा है और मेरी तो पूरी नज़्म है जिसका उन्वान ही करबला है। तो यजीद, क्योंकि इकबाल के दो शेर सुना दूं कि इन दो कुव्वत अज हयात आमद पदीद, मूसियो फिरौनो शब्बीरो यजीद, यानी दो कुव्वतें टकराने वाली जो हैं वो हमेशा आती हैं, मूसा और फिरौन, यजीद और हुसैन। अब आप उसमें रावण और राम को भी मिला लीजिए जो मैंने इस्तेमाल किए हैं इनमें। तो ये तो बिल्कुल सही है कि नेकी और बदी की जो टकराव है उसमें मेरे शऊर में करबला का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, यहाँ से एक सवाल जाफरी साहब और पैदा होता है, वो है तयक्कुन और तशकीक। तशकीक जाहिर है कि गालिब के यहाँ भी वो आदमी नहीं है जो उसे विरसे में मिला था, वो टूटा फूटा आदमी है जो खुदा बख्शे के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। लेकिन आपकी शायरी का मजमूई मिजाज, जैसा अभी आपने फरमाया, तयक्कुन की तरफ है। तो मैं खुद ये मानता हूं कि तयक्कुन क्रिएटिविटी की एक बहुत बड़ी ताकत होती है और मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि हमारे अहद में जो बड़ा अदब न होने का मातम किया जा रहा है उसकी वजह शायद ये भी हो कि हम तयक्कुन के दायरे से निकलकर तशकीक के दायरे में आ गए हैं, क्योंकि बहुत नहीं, तशकीक भी अपनी जगह पर अहम है और तयक्कुन भी अपनी जगह पर अहम है, लेकिन गालिब के यहाँ तयक्कुन के साथ तशकीक के साथ तयक्कुन भी है। पूरा यकीन, मजबूत यकीन गालिब के यहाँ मौजूद है। होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, इसमें कोई तशकीक नहीं है। जिसमें इतना बड़ा तयक्कुन है अपने वजूद का कि घिसता है जमीन क्या दरिया मेरे आगे वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेरा विरसा है अनीस, इकबाल, वॉल्ट विटमैन, जोश वलीहाबादी। हर शायर बड़ा या छोटा अपनी इब्तिदा जब करता है तो उसके पीछे उसके विरसे होते हैं। तो मेरा विरसा जो है, दूसरे हैं उनका विरसा अख्तर शीरानी है, कुछ है जिनका विरसा मीरा जी है। अच्छा, कुछ शायर हैं हमारे आयत के जो मुझसे शुरू हुए हैं। जब ऐसा होता खुसूसन गजल की शायरी में जो महबूबा है वो शायर के साथ आगे नहीं बढ़ती, उसकी मतलब शायर मैच्योर हो जाता है लेकिन महबूबा वही खड़ी खड़ी रह जाती है। एक नौबहारे नाज को ताके पिंड का, वो नौबहारे नाज जो है वो जिंदगी के गर्मो सर्द से गुजरते हुए शायर के साथ बहुत कम नजर आती है। ये महबूबा जो है ये बालिग क्यों नहीं होती और मैच्योर क्यों नहीं होती? गजल की शायरी की बात कही है, हालांकि जोश की एक नज़्म जरूर है ऐसी जो उन्होंने अपनी मतलब ऐसी महबूबा की बात की है जो उनकी उम्र के साथ चल रही है। बहरहाल ये जरूरी नहीं है कि महबूबा उम्र के साथ चले या महबूब उम्र के साथ चले, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो शायरों के अपने मिजाज होते हैं उस मिजाज के एतबार से अगर आप देखें तो हर शायर के यहाँ जो औरत का तसव्वुर है उसके एतबार से उसकी महबूबा के तसव्वुर का तयन होता है। अगर औरत का तसव्वुर है बहारे बिस्तरो नौरोज़ आगोश तो फिर वो वहीं रहेगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर एक पूरी औरत का वजूद जो कि हमारी जदीद शायरी में आया, तरक्की पसंद शायरी में आया और जदीद शायरी में आया, तो उसमें औरत भरपूर तरीके से आई है अपने पूरे जिस्मानी वजूद और शऊर के साथ। तो मेरी शायरी में महबूबा जवान महबूबा भी है और उम्र रसीदा महबूबा भी है, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। ये हमारी गज़ल की शायरी में मुमकिन नहीं है क्योंकि हुस्न का वहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट तसव्वुर है और यहाँ हमारी नई शायरी में हुस्न का वो एब्स्ट्रैक्ट तसव्वुर नहीं है। उसके होते हुए हमने इसके दायरे वसी तर कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। तो मैंने एक नज़म कही है जो मेरा ख्याल है कि उर्दू में नहीं कही गई है, शायद अंग्रेज़ी में कही गई हो, क्योंकि मुझे कहीं कहीं ख्याल पैदा होता है कि मैंने अंग्रेज़ी में इस किस्म की
नज़्म शायद पढ़ी है, लेकिन मैं बता नहीं सकता इस वक्त। उसका उन्वान है हसीन तर। इसमें उम्र के साथ साथ महबूबा का तसव्वुर बढ़ता है, तसव्वुर होता है, कंपेनियनशिप। हाँ, तो कंपेनियनशिप तो तरक्की पसंद तहरीक के साथ आई है। औरत और मर्द एक साथ दोष बदोश बजाज ने शुरू किया था। हाँ। तो उस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, और फिर हमारी शायरी में वो चीज चलती रही। ये नज़्म है हसीन तर। कल एक तू होगी और एक मैं, कोई रकीब रफीक सूरत, कोई रफीक रकीब सामा, मेरे तेरे दरमियान न होगा। कल एक तू होगी और एक मैं, कोई रकीब रफीक सूरत, कोई रफीक रकीब सामा, मेरे तेरे दरमियान न होगा। हमारी उम्र रवां की शबनम, तेरी स्याह काकुलों की रातों में तार चांदी के गूंज देगी। अच्छा, तेरी स्याह काकुलों की रातों में तार चांदी के गूंज देगी। तेरे हंसी आरिज़ों के रंगी गुलाब बेले के फूल होंगे। शफक का हर रंग गर्क होगा लतीफ़ो पुरकैफ चांदनी में। तेरी किताबें रुखे जवां पर, कि जो गजल की किताब है अब जमाना लिखेगा एक कहानी। और अनगिनत झुर्रियों के अंदर मेरी मोहब्बत के सारे बोसे हजार लब बन के हंस पड़ेंगे। ये इमेज जो है ये कहीं नहीं है, ये मेरी शायरी का है कि तेरी किताबें रुखे जवां पर, कि जो गजल की किताब है अब जमाना लिखेगा एक कहानी। और अनगिनत झुर्रियों के अंदर मेरी मोहब्बत के सारे बोसे हजार लब बन के हंस पड़ेंगे। हम अपनी बीती हुई शबों की सिलोनी परछाइयों को लेकर, हम अपनी बीती हुई शबों की सिलोनी परछाइयों को लेकर, हम अपने अहदे तरफ की शामो सहर की रानाइयों को लेकर, पुरानी यादों के जिसमें उरिया के वास्ते पैरान बुनेंगे। फिर एक तू होगी और एक मैं, कोई रकीब रफीक सूरत, कोई रफीक रकीब सामा, मेरे तेरे दरमियान न होगा। हवस की नजरों को तेरे रुख पर जमाल नौ का गुमा न होगा। फ़कत मेरी हुस्न आजमूदा नज़र ये तुझको बता सकेगी कि तेरी पीरी का हुस्न तेरे शबाब से भी हसीन तर है। तो इसमें एक पूरी औरत है कि जिसका वजूद इस नज़्म में है। बाकी दूसरे मकामात पर औरत अपने दूसरे रूप में जाहिर होती है। जावेद साहब, आप शायर के साथ नक्काद भी रहे हैं। आपने ये जरूर कहा है कि मैं मुकम्मल नक्काद अपने आप को मुकम्मल नहीं, नक्काद शब्द को समझता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपकी किताब, इससे आपको अंदाजा होगा कि नक्काद के बारे में मेरी क्या राय है। ये तो सही है, लेकिन आपकी किताब तरक्की पसंद अदब पर जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल भी रही है, बहस तलब भी रही है। कुछ लोगों को उससे शिकायतें भी हुई हैं, और शिकायतें भी बहुत हैं, हिकायतें भी बहुत। मजा तो जब है कि यारों के रूबरू कहिए। हाँ, मगर वो तरकीब की किताब नहीं है, वो तो एक बयानिया है एक अहद का। अच्छा, एक बात और, अब अगर मैं ये कह दूं कि निदा फाजली बहुत अच्छे शायर हैं तो मैं नक्काद हो गया, और अगर कह दूं कि फला शख्स अच्छा शायर नहीं है तो मैं नक्काद हो गया। वो तो मेरी एक ज़ाती राय है। नक्काद के मानी वो हैं कि जो आदमी तमाम जज्बात से आरी होके महज किताबों का कीड़ा बन के ये तलाश करे कि इसके अंदर कौन सा ऐब है, कौन सा हुनर है, और उसी के ऊपर राय कायम करे, वो मैं हूं नहीं हूं। मैंने आपने मीर और गालिब के साथ मीराबाई कभी को भी एडिट किया, विद्यापति के तर्जुमे भी किए। तो आपकी शायरी पर इनके असरात हैं, इनके असरात बयान बिल्कुल है जी। जैसे रक्स का तस्वुर मेरी शायरी में जी, मेरी शायरी में रक्स का एक तस्वुर है जो कि कबीर के यहाँ से आया है, और वो है रक्स कायनात। तो वो नज़्म सुना दीजिए। अच्छा, तो अब वो रक्स कायनात जो है, गजल के शेरों में मैं 2 शेर सुनाता हूँ जी, उसके बाद मैं एक नज़्म सुना दूंगा जी। वो 2 शेर ये हैं, वो गजल है जो गालिब की ज़मीन में है, काफिया बदला हुआ है, और उसमें शेर ये है कि
निगाहें मुंतजिर हैं एक खुर्शीद तमन्ना की, निगाहें मुंतजिर हैं एक खुर्शीद तमन्ना की, अभी तक जितने मेहरो माह आए ना तमाम आए। अच्छा। अभी तक जितने मेहरो माह आए ना तमाम आए, निगाहें मुंतजिर हैं खुर्शीद तमन्ना की, अभी तक जितने मेहरो माह आए ना तमाम आए। और इसके बाद का जो शेर है मुझे याद नहीं है, उसमें रक्स कायनात है। जिसने भी अपनी समाने लिखी उन्होंने अपने इश्क भी गिनवाए हैं, जैसे जोश मलियाबादी साहब ने। अच्छा, हर जिंदगी में किसी न किसी फेज में ये शोला भड़कता है और इससे रोशनी पैदा होती है। आपकी जिंदगी का किस शोले का नाम क्या है? अगर नाम आप छुपाए भी तो... नाम छुपाने और ना छुपाने की जरूरत बात नहीं है, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में हमारे यहाँ मसरों में फैज से ज्यादा इश्क किसी ने नहीं किए होंगे, लेकिन किसी का नाम नहीं बताया उन्होंने, और जोश ने जो बताए हैं वो मशकूक नाम है। अच्छा। हाँ, तो वो मशकूक नाम है। लेकिन आपने जितने हमने अपने इश्क बयान ही नहीं किए। नहीं, शायरी में कहीं दरपर्दा तो आ गए? नहीं, शायरी में तो आया, बहुत कुछ आया है। मतलब अभी मैंने आपको सुनाया मेरा सफर, और इसका कथक डांस भी बन गया है जो बहुत कामयाब है। फिर एक दिन ऐसा आएगा आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुम्हलाएंगे, और बरगे ज़बां से नुत्क़ व सदा की हर तितली उड़ जाएगी। एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई, फूलों की तरह से हंसती हुई सारी शक्लें खो जाएंगी। खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, सब रागनियां सो जाएंगी। और नीली फजा की मखमल पर हंसती हुई हीरे की ये कनी, ये मेरी जन्नत, मेरी ज़मीं, इसकी सुबह, इसकी शामें, बेजाने हुए, बेसमझे हुए एक मुश्ते गुबारे इंसान पर शबनम की तरह रो जाएंगी। हर चीज़ भुला दी जाएगी, यादों के हंसी बुतखाने से हर चीज़ उठा दी जाएगी। फिर कोई नहीं ये पूछेगा सरदार कहाँ है महफिल में। लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा, लेकिन मैं यहाँ फिर आऊँगा, बच्चों के दहन से बोलूँगा, चिड़ियों की ज़बान से गाऊँगा। जब बीज हंसेंगे धरती में और कोपलें अपनी उंगली से मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, मैं पत्ती पत्ती, कली कली अपनी आंखें फिर खोलूँगा। सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तोलूँगा। मैं रंगे हिना, आहंगे गज़ल, अंदाज़े सुखन बन जाऊँगा। रुखसारे उरूसे नौ की तरह हर आंचल से छन जाऊँगा। जाड़ों की हवाएं दामन में जब फसलें खज़ां को लाएंगी, रहरों के जवां कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदाएं आएंगी। धरती की सुनहरी सब नदियां, आकाश की नीली सब झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी, और सारा ज़माना देखेगा हर किस्सा मेरा अफसाना है, हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूका सुल्ताना है। वाह वाह। हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूका सुल्ताना है। मैं एक गुरेजा लम्हा हूँ अय्याम के अफसू खाने में, मैं एक तड़पता कतरा हूँ मसरूफ़ सफ़र जो रहता है माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में। मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। जावेद साहब, मैं एक बात पूछना चाहता था कि ये जो साल, मौजूदा साल है, ये एक लिहाज से अहम साल माना जा रहा है, क्योंकि इसमें अदब में समाजी शऊर की पजीराई हुई है। क्योंकि नोबेल प्राइज के लिए डेरियो फो, जो अवामी जद्दोजहद से बाहर निकले हैं और अवामी जद्दोजहद ने ही उन्हें बड़ा राइटर बनाया, और इधर हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एजाज ज्ञानपीठ आपको दिया है। आप एक्टिविस्ट भी रहे हैं और आप तो सियासी दानिश्वर भी रहे हैं, और तरक्की पसंद तहरीक जो 35-36 में आई थी, उसमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद ज़हीर के साथ उर्दू में आपका नाम भी काफ़ी अहम रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये अदब में जो पजीराई है सोशल कंटेंट की, वो नई नहीं है, वो बहुत पुरानी है। फो से पहले पाब्लो नेरूदा को नोबेल प्राइज मिला,
जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का, चिली की कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर था, एक्टिविस्ट था और लेनिन प्राइज विनर भी था साथ के साथ। और इससे पहले हमारे यहाँ इकबाल की शायरी, जोश की शायरी, उससे पहले हमारी जितनी भी सदी है, ये 20वीं सदी, इसमें अदब जो है वो कमिटमेंट का अदब बन के आया है। बीच में एक दौर ऐसा आया कि जब कमिटमेंट से गुरेज करने की कोशिश की गई। वो उस कोशिश में कुछ कामयाबी हुई, कुछ नाकामी हुई, लेकिन आखिर में ये एहसास फिर वापस आ रहा है कि अदब में कमिटमेंट ज़रूरी है और उस कमिटमेंट के साथ अदब में नई ताकत आती है। मैंने कभी कभी ये सोचा कि हमारे अहद में हमारे हम असर कुछ शुअरा हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन उनको वो मकाम नहीं मिला जिसके वो मुस्तहक हैं बहैसियत शायर के। और मेरी समझ में कुछ ये एहसास ये पैदा हुआ कि उन्होंने अपने आप को अवामी ज़िंदगी से और अवामी जद्दोजहद से दूर रखा है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। जाफरी साहब के साथ आपका साथ तकरीबन उनकी शायरी की तरह से तवील है, तो जाहिर है जाफरी साहब को आपने हर पहलू से देखा होगा, तो आप उनकी शायरी और उनकी शख्सियत के बारे में कुछ फरमाएं। देखिए, शायरी के बारे में ये है कि मैं बहुत उम्दा पसंद करती हूँ शायरी सुनना। बाकी शायरी से मेरा रिश्ता ज़रूर है शौहर का, लेकिन बाकी मुझे शायरी मेरे मिजाज में नहीं है, मेरे ख़ानदानी मिजाज में नहीं कहना चाहिए जी। और बाकी सरदार की शख्सियत हर पहलू से मैं कहूँगी कि बहुत खूबसूरत है। कोई भी बच्चा हो सड़क पर चलता हुआ, सरदार चुटकी बजा को सबके पास बुला लेते। कोई बच्चा हो जो तकलीफ में हो किसी किस्म की, पढ़ नहीं सकता, मतलब एक लड़का ये मिल गया यूं ही सड़क पर, वो बहुत ज़हीन लगा इन्हें, और लेकिन वो गरीब था, पढ़ नहीं पा रहा था, तो वो उनके साथ आ गया कि उसकी मदद करते रहे। तो इस तरह से, और फिर सारे ख़ानदान की सरपरस्ती करते हैं और हर एक की फिक्र रखते हैं, हर एक की तकलीफ में हिस्सा लेते हैं, हर एक की जितनी मदद हो सकती है करते हैं, हर किस्म। तो जहाँ तक एक इंसान बहुत अच्छे इंसान, और मैं भी उतनी अच्छी इंसान, इसलिए कोई टकराव नहीं है। अगर एक लतीफे पर ख़त्म कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सभी लड़ते हैं जी, तो मियां बीवी भी लड़ते हैं जी। तो एक रोज सुल्ताना ने हमसे कहा कि तुम बहुत बदमजाक हो, तो मैंने कहा मेरा इंतखाब तुमने किया है और तुम्हारा मैंने किया है। शुक्रिया जाफरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और सुल्ताना आपका भी शुक्रिया। you